हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं सर्वसर रोगों के बारे में। सर्वसर रोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, जो कि 3 ही होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने 3 माने हैं, लेकिन आचार्य भागवत ने इनको 8 माना है। दोनों के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहले जो है हम सुश्रुत की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, सर्वसर रोग जो है कौन कौन से दोष की वजह से होते, तो 3 ही भेद है, लेकिन होते किसकी वजह से हैं? वात, पित्त, कफ, रक्त के कारण होते हैं, जिनके 3 भेद होते हैं, यानी कि वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक, कफज मुखपाक। ठीक है, और रक्त का जो भेद है वो अलग से नहीं माना है, उसको पित्त में ही इंक्लूड इन्होंने कर लिया है। आचार्य भागवत ने संप्राप्ति क्या बताई है कि जब पूरा मुख, संपूर्ण मुख के भीतर गतिशील वात दोष विकार युक्त होकर के मुंह के भीतरी अवयवों में क्या कर दे? व्रण उत्पन्न कर दे, और वो व्रण अरुण वर्ण का, रूक्ष हो, होठ एकदम लाल हो जाए, त्वचा रहित हो जाए, जीभ फट जाए, जीभ पर कांटों जैसे उभार उत्पन्न हो जाए और मुंह खोलने में कष्ट होता है, उस रोग को हम मुखपाक कहते हैं। तो शुरुआत कौन करेगा इसकी? वात दोष करेगा। तो वायु के कारण अगर अन्य दोष भी दूषित हुए, जिससे क्या हुआ? मुंह के अंदर व्रण बन गए और होठ भी फट गए, जिह्वा पे कांटे जैसे जो है उभार उत्पन्न हो गए, तो उसको मुखपाक कहते हैं। सामान्य चिकित्सा क्या करेंगे? मुखपाक के अंदर मुख धावन करवाएंगे। तो मुख धावन जो है त्रिफला से, द्राक्षाक्वाथ से करा सकते हैं, उसमें मधु मिला करके। त्रिफला को चबा के थूक देने के लिए पेशेंट को बोलना है। उससे क्या होगा? जो भी वहां पे छाले हो रखे हैं, मुखपाक हो रखा है, उसमें रिलीफ मिलेगा। कुठेर का आदि द्रव्यों को खा करके थूक देना है, और या फिर लार गिरानी है। ऐसा ही तो करते हैं स्टोमेटाइटिस में, कि कोई भी एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जिससे वो सुन्न पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल वही करना है, कुठेर का आदि द्रव्यों को खाना है, चबाना है, थूकना है, और उसके बाद सलाइवेशन यानी कि लार टपकाना है। कृष्ण जीरक आदि योग का यूज कर सकते हैं, या परपटी रस इसके अंदर बेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वातज मुखपाक। तो इसमें होता क्या है कि मनुष्य का सारा मुख वेदना युक्त स्फोट से, पूरे मुंह में फफोले हो जाए जिनमें वेदना हो। तो लाइन याद रखिएगा, स्फोटई सतोदेर वदनम, यानी कि स्फोट हो जाए लेकिन वेदना के साथ, वेदना हो जिसमें। चिकित्सा क्या करवाएंगे? पंच लवण, 5 लवण का चूर्ण बना करके उससे प्रतिसारण करवाएंगे, स्नेहिक धूम देंगे, और वातहर द्रव्यों से तेल का कवल और नस्य करवाएंगे। पित्तज मुखपाक में क्या करवाएंगे? जिस मनुष्य का सारा मुख दाह युक्त लाल व पीत वर्ण के स्फोट से व्याप्त हो जाए, तो पित्त की अधिकता रहेगी, तो स्फोट कैसे होंगे? दाह युक्त होंगे, बर्निंग होगी, और लाल और पीत वर्ण के होंगे। इसमें पित्त को कम करने के लिए, पित्त बढ़ रहा है इसीलिए, तो जो दूषित पित्त है, विदग्ध पित्त है, उसको निकालने के लिए वोमन विरेचन से शुद्धि करा सकते हैं, पित्तनाशक चिकित्सा का यूज करेंगे, और मधुर और शीतल क्रिया करवाएंगे। कफज वाले में क्या होगा? जिस मनुष्य का पूरा मुख कंडू युक्त, अल्प वेदना युक्त व समान वर्ण वाले स्फोटों से व्याप्त हो जाए, यानी कि कंडू भी हो, वेदना ज्यादा ना हो, ऐसे स्फोट से व्याप्त हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कफज मुखपाक। ठीक है, इसमें क्या करवाएंगे? प्रतिसारण, गंडूस धारण और कफनाशक क्रिया करवाएंगे। देवदारू, कुटकी पाटा, इनका एक धरण चूर्ण बना करके गोमूत्र के साथ इसका सेवन करना है। तो ये तो थे सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब हम भागवत वालों की भी बात कर लेते हैं। भागवत ने 8 बताए थे, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। अब देखिए क्वेश्चन एआईपीजीटी में ये पूछे जाते हैं, नाम दे दिया जाएगा ऊर्ध्व गुद रोग कहाँ का है। अब ऊर्ध्व गुद अगर किसी को नहीं पता है तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि मुख रोग की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनके ऐसे ही हैं, ऊर्ध्व गुद, मुखार्बुद और पूती मुख रोग। ये आचार्य भागवत ने सर्वसर रोगों के अंदर बताएं। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं हम ऊर्ध्वगुद रोग की। तो अर्श रोग गुल्म व कफ आदि दोषों की विकृति के कारण, यानी कि किसी पेशेंट को पाइल्स है, या गुल्म है, या कफ आदि दोष की कोई विकृति है उसके अंदर, तो उनके अंदर होता क्या है कि जो अपान वायु है जिसका स्थान नीचे है, तो अपान वायु नीचे की ओर से प्रतिहत होकर के अगर ऊपर की ओर आ जाती है, अपान वायु का प्रतिलोम गमन अगर हो जाता है, ऊपर की ओर अगर वो प्रवृत्त हो जाती है, तब मुख को वो दुर्गंधित कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह से स्मेल आती है, ब्रीथ करते टाइम भी फॉल स्मेल आती है, तो वो ऊर्ध्वगुद रोग ही है। तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट जो है अपान वायु के विकार से पीड़ित रहेगा।
ठीक है, उसको हम ऊर्ध्वगुद कहते हैं। इसमें पित्त व रक्त को शांत करने वाले कवल और प्रतिसारण का यूज करना है। फिर आता है मुख अर्बुद। तो कफ दोष अगर विकृत है तो कपोल के जो चीक वाला रीजन है, तो कपोल के भीतरी अवयवों का आश्रय लेकर के अगर गालों के भीतर जो कपोल वाला रीजन है वहां पर श्याव व पांडु वर्ण का अर्बुद अगर उत्पन्न करता है तो उसको मुखार्बुद कहते हैं, जो पाटन छेदन व मर्दन करने पर भी बढ़ता रहता है। यानी कि उस अर्बुद को आप बार बार उसका पाटन कर रहे हो, छेदन कर रहे हो, फिर भी वो बढ़ता रहेगा। चिकित्सा क्या करवाएंगे, अगर अर्बुद नया है या ज्यादा नहीं बढ़ा है तो छेदन करवा देना है। छेदन करने के बाद उस अर्बुद पर क्षार का प्रतिसारण कराना है, तो सज्जी क्षार है, शुंठी है, मधु है, इनका प्रतिसारण करवा सकते हैं। गुड़ची और नीम का कंडू क्षारण करवाना है जिससे व्रण हीलिंग हो। यव का दलिया खिलाना है पेशेंट को। तीक्ष्ण नस्य और अभ्यंग का प्रयोग कराना है। फिर उसके बाद आता है पूती मुख रोग। पूती मुख में क्या होगा, वातादि दोष के कारण अगर दांतुन, कवल व मुख शोधक क्रियाओं से द्वेष करता है, यानी कि डेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखता है, यानी कि ना तो ब्रश करता है, ना कवल करता है, ना ही और कोई मुख शोधित क्रियाएं अगर रोगी नहीं करता है तो मुख से जो दुर्गंध आती है उसको पोती मुख कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊर्ध्वगुद में दुर्गंध आने का कारण क्या था कि अपान वायु की प्रतिलोम गति हो गई है और उस अपान वायु की वजह से आ रही है। लेकिन पूती मुख में दुर्गंध आने का कारण क्या है कि डेंटल हाइजीन नहीं मेंटेन की गई। तो इसमें पेशेंट को स्नेह पान करवाएंगे, वमन करवाएंगे, तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण नशे करवाएंगे, कवल धारण और मंजिष्ठा का अवचूर्णन करवाएंगे। फिर बात करते हैं सर्वसर रोगों का मॉडर्न कोरिलेशन, जिसको स्टोमेटाइटिस से कोरिलेट किया गया है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं, जिसमें चीक्स, गम्स, टंग, लिप, थ्रोट सारा इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि मुंह का बक्कल कैविटी का पूरा एरिया अगर इन्फ्लाम्ड रहता है तो उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। कारण क्या रहेगा, अगर ओरल हाइजीन पुअर है, ठीक है, जैसे कई बार दांतों के बीच में चीक की जो म्यूकोसा है वो आ जाती है तो चीक बाइटिंग की वजह से भी हो जाता है। क्रोनिक माउथ ब्रीदिंग, मुंह से ही सांस लेता है कोई व्यक्ति, नाक से सांस नहीं लेता है, तो उस केस में भी मिल सकता है आपको। या वेरी ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म जो ड्रिंक्स है उनका सेवन करता है, ज्यादा गरम गरम खाना एक साथ खा लेता है, या पेशेंट को मीजल्स है तो उसमें भी कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया का पेशेंट है उसके अंदर मिलेगा, या पेशेंट को विटामिन बी सी की डेफिशिएंसी है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश का अगर पेशेंट यूज करता है तो उस केस में स्टोमेटाइटिस मिलेगा। सिम्टम क्या रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो उसकी रेडनेस मिलेगी, पेनफुल एरिया रहेगा मुंह का, मुंह में पेन होता रहेगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द स्पाइसी फूड, बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं खा पाएगा, निगलने में उसको दिक्कत रहेगी, टंग पर स्वेलिंग रहेगी, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा और अल्सर दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है और ब्रीदिंग में भी उसको डिफिकल्टी रहेगी। टाइप्स जो है इसके 3 तरीके के रहते हैं। ट्रोमेटिक स्टोमेटाइटिस, ट्रोमेटिक में क्या है, म्यूकोसा अल्सरेटेड है या हाइपरेमिक है, या जो लीजन बनेंगे वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहेंगे, यानी कि ट्रोमा की वजह से स्टोमेटाइटिस हुआ है तो म्यूकोसा पे अल्सर बन जाएंगे, वहां पे ब्लड सप्लाई रिच हो जाएगी और लीजन जो होंगे वो पेनफुल रहेंगे। फिर आता है एप्थस, एप्थस में क्या रहेगा, रिकरेंट अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस को सेकंड स्टेज बोला गया है, यानी कि एप्थस बोला गया है। इसमें जो अल्सरेशन हुआ है वो सुपरफिशियल रहेगा, यानी कि जो अल्सर बना है, व्रण बना है वो एकदम सुपरफिशियल रहेगा लेकिन पेनफुल रहेगा। मुंह के अंदर एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल अल्सर मिलेंगे। अल्सर जो होंगे वो विद येलो फाइब्रिनॉइड सेंटर एंड रेड हेलोज, जो अल्सर होंगे वो कैसे होंगे, सेंटर तो उनका येलो रहेगा लेकिन आसपास का सराउंडेड एरिया एकदम रेड रेड रहेगा। फिर आते हैं इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव 3 तरीके से हो सकते हैं, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण और फंगस के कारण। वायरल के कारण जो होते हैं वो अल्सर कैसे रहेंगे, स्मॉल एकदम छोटे छोटे होंगे, पेनफुल रहेंगे, नंबर में काउंटिंग में बहुत ज्यादा होंगे, और वेसिकल उसमें पानी फिल्ड रहेगा, वेसिकल बनेंगी, लिप्स पे भी बनेंगी और बक्कल म्यूकोसा पे भी बनेंगी। बैक्टीरियल यानी कि अल्सरेटिव की बात करें तो गम्स पर अल्सर बनेंगे, लिप पर बनेंगे, तालू पर बनेंगे, चीक्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, और जो अल्सर रहेगा वो ग्रे स्लफ से कवर रहेगा। ठीक है, ग्रेइश जो रहेगा वो बैक्टीरिया की वजह से रहेगा। फंगस का देखें तो व्हाइट पैचेस बनेंगे, व्हाइट व्हाइट कलर के लीजन बनेंगे, और
पूरी टंग जो है रेड रहेगी, टंग पर एरिथमिया रहेगा। ट्रीटमेंट कैसे? सबसे पहले तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, एनेस्थेटिक माउथ वॉश का यूज करना है जिससे उस पर लगे ना बिल्कुल भी। टॉपिकल स्टेरॉइड में जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है, बीटामिथिसोन है, इनका यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो, और अगर अल्सर बढ़ते ही जा रहे हैं तो उसका कॉटराइजेशन भी करा सकते हैं। और ये इनके बाद पित्त कफ वाले कोटेशन है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो ये कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है पूरे सर्वसर रोगों का, तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू।